अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत और इलेक्शन कमीशन के दरमियान तनाज़े ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। एक तरफ सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी 90 दिन की डेडलाइन को मद्देनजर रखते हुए बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, तो दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन 90 दिन की डेडलाइन से तजावुज़ करके इलेक्शन की तारीख का ऐलान करने जा रहा है और मुल्क एक बार फिर आईनी और सियासी बहरान की तरफ बढ़ता दिखाई दे रहा है। और ये इम्कानात पैदा हो रहे हैं कि एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से अपनी हतमी राय देगी, लेकिन ये हतमी राय चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट देगी या फिर आने वाले चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट देगी। ये सवाल अपनी जगह बरकरार है। आज इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों से मुशावरत के बाद ये फैसला किया है कि जो हल्का बंदियों की हतमी इशाअत 14 दिसंबर को होनी थी वो अब 30 नवंबर को होगी। इलेक्शन कमीशन के एलामिये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की मुशावरत, फीडबैक और हल्का बंदी के काम को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए हल्का बंदी के दौरानिये को मजीद कम कर दिया है। अब हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर 2023 को होगी। एलामिये के मुताबिक हल्का बंदी के दौरानिये को कम करने का मकसद जितनी जल्दी मुमकिन हो सके इलेक्शन का इनेकाद है और इस तारीख को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा। इस एलामिये से वाज़ेह है कि इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों की हतमी इशाअत में सिर्फ 14 दिन की कमी की है और इंतखाबात के हवाले से पहले 15 फरवरी तक का जो टाइम फ्रेम दिया जा रहा था, अब वो टाइम फ्रेम कम से कम जनवरी के आखिर तक जा सकता है। यानी इलेक्शन कमीशन के इस फैसले के बाद ये वाज़ेह हो गया है कि इलेक्शन 90 दिन में मुमकिन नहीं हो सकेंगे, जो कि आइन कहता है, और मामला इल्तबा का शिकार हो जाएगा। आज के इलेक्शन कमीशन के एलामिये से यह बात भी साबित हो गई है कि बहुत जल्द इलेक्शन कमीशन खुद से आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देगा। इस हकीकत के बावजूद कि मुल्क के अंदर अब तक ये कानूनी बहस चल रही है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर भी सकता है या नहीं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने 1 मार्च के फैसले में यह वाज़ेह कर चुकी है कि वज़ीर आज़म की हिदायत पर असेंबली तहलील करने के बाद इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना सदर का सवाबदीदी इख्तियार है। साथ ही साबिक वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ भी ये बता चुके हैं कि नए कानून के बावजूद ये इख्तियार सदर मुमलिकत ही के पास है, मगर सदर के इस इख्तियार को ना सिर्फ इलेक्शन कमीशन ने यह कहकर तस्लीम करने से इनकार कर दिया कि इलेक्शन एक्ट में तरामीम के बाद अब यह इख्तियार सदर से हटकर इलेक्शन कमीशन के पास आ गया है, बल्कि निगरान हुकूमत ने भी ये पोजीशन ले ली है कि यह इख्तियार अब इलेक्शन कमीशन के पास ही है। मगर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून दोनों की राय से मुतमईन नहीं है और खबर ये आ रही है कि वो बहुत जल्द इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर देंगे और नवंबर के महीने का कोई दिन इस हवाले से मुकर्रर कर देंगे। आज सहाफ़ी कामरान यूसुफ की खबर के मुताबिक सदर आरिफ अलवी मुमकिना तौर पर इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय को रद्द कर देंगे, क्योंकि वो आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए गौर व फिक्र कर रहे हैं। खबर में ज़राए से यह दावा भी किया गया है कि सदर बहुत जल्द इस हवाले से ऐलान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने कानूनी मुआवनीन से मुशावरत मुकम्मल कर ली है। ज़राए को यह तवक्को है कि सदर इलेक्शन कमीशन को एक और ख़त लिखेंगे और इंतखाबात के लिए नवंबर के महीने की एक तारीख तजवीज़ करेंगे। खबर के मुताबिक सदर की कानूनी टीम ने उन्हें मशवरा दिया है कि एक्ट ऑफ पार्लियामेंट आइन की शिकों को ओवरराइड नहीं कर सकता और पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट में तो तरमीम कर ली होगी, लेकिन आइन बड़ा वाज़ेह है कि इंतखाबात 90 दिन के अंदर होंगे और इस राय पर इन्हिसार करके सदर इलेक्शन कमीशन को इलेक्शन की तारीख देंगे। खबर के मुताबिक सदर इलेक्शन कमीशन और वजारत कानून की राय से मुत्तफिक नहीं हैं और उन्होंने नवंबर की किसी तारीख को इलेक्शन का ऐलान करने का फैसला कर लिया है। यानी सदर बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं, जबकि इससे पहले जब सदर ने पंजाब की सूबाई असेंबली में इलेक्शन की तारीख का ऐलान किया था तो फिर इलेक्शन कमीशन ने खुद से ये तारीख आगे बढ़ा दी थी और अक्टूबर की तारीख दे दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया था और 14 मई की तारीख दे दी थी। फिर इलेक्शन कमीशन ने इस हवाले से नजरसानी की अपील दायर की थी और कल चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस नजरसानी की अपील को भी मुस्तरद कर दिया और वाज़ेह किया कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता। कल की समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क दिए थे कि आइन इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख आगे बढ़ाने का इख्तियार नहीं देता, जबकि जस्टिस मुनीब अख्तर ने रिमार्क दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि इलेक्शन कमीशन इंतखाबात की तारीख आगे नहीं बढ़ा सकता। जब भी आइनी खिलाफ वर्जी होगी अदालत मुदाखलत करेगी। आइन किसी की जागीर नहीं है, इलेक्शन कमीशन को अच्छा लगे या बुरा, लेकिन उनके पास इंतखाबात 90 दिन से आगे ले जाने का इख्तियार नहीं है। यानी अगर इलेक्शन कमीशन से पहले सदर मुमलिकत नवंबर में इलेक्शन कराने का ऐलान करते हैं तो फिर इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आज के एलामिये के मुताबिक वो बहुत जल्द इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेगा और जाहिर है कि वो तारीख नवंबर और दिसंबर से आगे की होगी, क्योंकि 30 नवंबर को तो हल्का बंदियों की हतमी इशाअत की तारीख
रखी गई है और उसके बाद भी इलेक्शंस के लिए कम से कम 54 दिन दरकार होंगे, यानी मुमकिन तौर पर मामला जनवरी के आखिर तक जा सकता है और ये 90 दिन की डेडलाइन से बहुत बड़ा तजावुज होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऐसा नहीं कर सकता है, वो 90 दिन की डेडलाइन से आगे नहीं बढ़ सकता है। अब जहां ये कशमकश चल रही है तो वहीं नई मर्दमशुमारी को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 24 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की थी जिसमें मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले को चैलेंज किया गया है और सुप्रीम कोर्ट से 90 दिन में इंतखाबात कराने की दरख्वास्त की गई है। इस दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस से नंबर लग चुका है, मगर ये समाअत के लिए फिक्स नहीं हुई है। इसके अलावा तहरीक इंसाफ ने भी 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए 29 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी, उसे भी समाअत के लिए अभी तक मुकर्रर नहीं किया गया। और चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल की मुद्दत मुलाजमत खत्म होने में सिर्फ 15 दिन रह गए हैं, तो क्या वो इन 15 दिनों में इस हवाले से कोई फैसला करके जाएंगे या ये मामला जस्टिस काजी फाइज ईसा के सामने आएगा? क्योंकि इस वक्त मुल्क की वकला बरादरी भी जल्द इंतखाबात के लिए दबाव बढ़ा रही है। सुप्रीम कोर्ट बार ने 7 सितंबर को, जबकि पाकिस्तान बार काउंसिल ने 5 सितंबर को ऑल पाकिस्तान लॉयर्स कन्वेंशन का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी ने यह दावा कर दिया है कि उन्होंने नई मर्दमशुमारी की मंजूरी इस बात पर दी थी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात किए जाएंगे। और गुज़िश्ता दिनों पीपल्स पार्टी ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से मुलाकात भी की और पार्टी ने यह दावा भी किया था कि अगर इलेक्शन कमीशन उनकी तजवीज़ से इत्तफाक नहीं करता तो वो कानूनी ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे। मगर आज इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह कर दिया है कि हल्का बंदी की हतमी इशाअत 30 नवंबर को होगी, यानी इस टाइम फ्रेम के मुताबिक इलेक्शन कम से कम वक्त में ही जनवरी के आखिर में ही होंगे। तो अब पीपल्स पार्टी क्या करेगी और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त इस हवाले से क्या चल रहा है, सदर मुमलिकत क्या करने जा रहे हैं, इस पर सब पर बात करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मौजूद होंगे, सुप्रीम कोर्ट को कवर करने वाले सहाफ़ी हसनात मलिक साहब मौजूद होंगे और कामरान यूसुफ साहब मौजूद हैं, जिनकी स्टोरी है कि सदर मुमलिकत तारीख देने जा रहे हैं। सबसे पहले उनसे बात करते हैं। कामरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी स्टोरी है कि सदर मुमलिकत नवंबर की किसी तारीख का ऐलान कर सकते हैं। क्या सदर मुमलिकत को इस हवाले से अप्रोच किया गया कि ऐसा ना करें, या ऐसा नहीं है, वो खुद ही अपना इंडिपेंडेंट माइंड अप्लाई करके ऐलान करेंगे और अभी तक नहीं किया है? देखें, जो मेरे पास इत्तला है, इवन के कल तक भी जो मुझे ज़राए ने बताया कि हो सकता है कि कल भी वो ऐलान कर सकते थे, लेकिन वो उन्होंने मौखर किया। आज भी ये जो ऐलान है मुतवक्के था प्रेसिडेंट हाउस से कि वो कोई तारीख दे दें नवंबर की, लेकिन जो लेटेस्ट उसमें डेवलपमेंट हुई है मेरी ख़बर के बाद, ये मैं एक्सक्लूसिवली अभी आपको ये बता रहा हूँ कि आज प्रेसिडेंसी में सुबह एक बहुत अहम मुलाकात हुई है। कुछ अहम शख्सियात प्रेसिडेंट हाउस आज आई थी और 2 घंटे ये खुफिया मुलाकात हुई है और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है जो मुझे पता चला है वो यही है कि जो प्रेसिडेंट इरादा रखते थे कि नवंबर में किसी तारीख का वो ऐलान कर दें, तो उसको प्रीएम्प्ट करने के लिए गालिबन जो अहम शख्सियात हैं वो आज प्रेसिडेंट हाउस पहुंची थी और ये अहम मुलाकात वहाँ पे हुई। और जो मुझे पता चला कि इवन क्योंकि 4थे फ्लोर पे बैठते हैं प्रेसिडेंट आरिफ अलवी, तो तमाम जो अमला था वहाँ पर उनको वहाँ से जाने के लिए कहा गया और सिर्फ कुछ जो अहम शख्सियात थी वो उनके दफ्तर में मौजूद थी। अब उसका आउटकम निकला ये अब हम नहीं जानते, लेकिन एक बात तय थी कि बावजूद इसके कि जो इलेक्शन कमीशन ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू लिया और जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ ने उसको इंडोर्स किया, उसके हवाले से सदर आरिफ अलवी जो है वो कन्विंस नहीं थे, क्योंकि आपको पता है कि सदर आरिफ अलवी को एक जो रिटायर्ड जज हैं वो उनको लीगली एडवाइस भी करते हैं। तो जो लीगल एडवाइस उनको दी गई तो उसके तहत उनको यही बताया गया कि बेशक इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम की गई है, लेकिन जो इलेक्शन एक्ट है या पार्लियामेंट का जो एक्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को ओवरराइड नहीं कर सकता और इसलिए सदर के पास ये इख्तियार है कि वो ख़ुद से अगर इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं करता 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाने का, तो वो अब तारीख का ऐलान कर सकते हैं। लेकिन जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है, जो आज की जो मुलाकात जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्या उसके बाद सदर आरिफ अलवी अपनी उस बात पर कायम रहेंगे? आई थिंक ये अब देखने वाली बात है। मतलब जितनी आगे चीज़ें निकल गई हैं, पिछले दिनों उन्होंने एक ट्वीट भी किया था और मामलात हमें नज़र आते हैं और ज़ाहिर है उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है। ये भी खबरें आती हैं कि जी बाकायदा तौर पर पार्टी का भी प्रेशर उनके ऊपर रहता है और वो हमने देखा भी है मुख्तलिफ मामलात में। आपको लगता है, और जो आपके ज़राए भी बता रहे हैं कि एक मुलाकात की वजह से वो तारीख नहीं देंगे या वो तारीख देने जा रहे हैं? देखें, ये मैंने ये आपको कहा कि कल तक तो ये बिल्कुल तय था। मैंने आपको ये भी बताया कि इवन कल भी इस बात का इम्कान था कि हो सकता है कि रात गए वो ये एक स्टेटमेंट उनकी तरफ से जारी हो जाता प्रेसिडेंसी की तरफ से, लेकिन आज का भी मुझे ज़रा ने बताया था कि ये इसका इम्कान है कि वो ये ऐलान कर देंगे, लेकिन अभी तक नहीं हुआ।
तो उसकी एक बहुत बड़ी वजह मैं जो उस मुलाकात का बड़ा मोहतात तरीके से आपको बता रहा हूँ, उस मुलाकात की ही वजह है। लेकिन क्या जो सदर आरिफ अलवी हैं, क्या इसके बावजूद भी वो कोई इस तरह का ऐलान नहीं करेंगे? आई थिंक इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। अगर तो अगले चंद रोज़ के अंदर कोई इस हवाले से कोई बड़ी अनाउंसमेंट उनकी तरफ से नहीं आती, बावजूद इसके कि जो उन्होंने डिसीजन लिया, तो फिर इसका मतलब है कि वो जो मुलाकात है उसने अपना काम कर दिखाया है। लेकिन अगर वो अनाउंस करते हैं तो दिस मीन्स के बावजूद तमाम कोशिशों के जो भी स्टेट एक्टर्स हैं जो चाहते हैं कि इस वक्त मामलात मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ना हों, और उसके बावजूद जो आरिफ अलवी हैं वो अपनी बात पे कायम रहते हैं, तो फिर आई थिंक चीज़ें काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी। बहुत दिलचस्प सूरत हाल है, देखते हैं सदर मुमलिकत क्या करते हैं। कामरान साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस हवाले से अब क्या करेगी? उनकी तो 90 दिन की डिमांड इलेक्शन कमीशन ने नहीं पूरी की है। तर्जुमान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कोडी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कोडी साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों की डिमांड थी 90 दिन में इलेक्शन हो, इलेक्शन कमीशन ने 15 दिन पीछे कर दी हल्काबंदी, यानी कि 30 नवंबर को होगी 14 दिसंबर के बजाय, मगर इलेक्शन जनवरी के आखिर में ही जाकर हो सकते हैं, यानी कि आपकी डिमांड नहीं पूरी हुई है। क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का डेलीगेशन इलेक्शन कमीशन में गया था और हमने वहाँ पर भी यही बात की थी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है 90 डेज इलेक्शन, उसके तहत होने चाहिए। और उन्होंने कहा कि हम जो है उससे देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हम इलेक्शन की जो है उन्होंने जो डिलिमिटेशन जो है उन्होंने कहा उसको हम किस तरह स्पीच कर सकते हैं वो, लेकिन जो उन्होंने भी आज जिस तरीके से उन्होंने डेट्स दी हैं, अब इस चीज़ का फैसला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीसी करेगी। अभी लाहौर में हमारी सीसी की मीटिंग कॉल होगी, उस पर फैसला करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अब आइंदा का क्या अमल अख्तियार करती है। मतलब मगर खबर आ रही है कि सदर मुमलिकत भी तारीख का ऐलान कर सकते हैं और नवंबर में होगा, यानी कि 90 दिन की लिमिट में होगा, जो कि आपकी डिमांड है। अगर सदर मुमलिकत तारीख का ऐलान कर दें, जो कि आइन के तहत वो कर सकते हैं, अदालती फैसले भी मौजूद हैं, तो आप सदर मुमलिकत के फैसले को ही तस्लीम करेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में कि इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान जो है वो अभी इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा। सदर पाकिस्तान उस वक्त करते थे जब अगर हमारे दमदमा की तहरीक नाकाम होती और ये चीज़ होती और उसमें अगर वो असम्बली तोड़ते और ऐलान करते तो मैं समझता हूँ प्रेसिडेंट का इख्तियार था। अब जो इख्तियार है वो इलेक्शन कमीशन के पास है, तो इलेक्शन कमीशन ने ही इलेक्शन का ऐलान जो है वो करना है। और अब देखते हैं, मैं समझता हूँ अगर सदर करते हैं और फिर ये कंट्रोवर्सी पैदा होती है और फिर ये अदालतों में चीज़ जाती है, फिर ये तो और चीज़ लंबी होने का जो है वो उम्मीद है। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ है 90 डेज का, और हमें पता नहीं है क्यों सियासी जमातें जो हैं वो इलेक्शनों से जो है वो भागना चाहती हैं, आवाम को फेस करें। मतलब आपकी साबका इत्तेहादी दो जमातें हैं जो फिलहाल इलेक्शन के लिए तैयार नहीं नज़र आ रही हैं। मगर मुझे एक और बात बताइएगा कि अब नए कानून के तहत इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि हमें इख्तियार है तारीख देने का, दिगरा हुकूमत भी उनके साथ है, आप भी ये कह रहे हैं, मगर खुद आज़म रज़ीक तारड़ साहब जो वज़ीर कानून थे, नया कानून आया उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, आइन ही इख्तियार देता है कि सदर मुमलिकत तारीख देंगे। अदालती फैसले भी मौजूद हैं। खैर अदालत ने यह भी कहा कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, जो कि आपका मुतालबा है। तो फिर जो सदर तारीख दें या फिर जो अदालती फैसला हो, आप उसे तस्लीम करेंगे ना? देखिए, तो पहले जो है जुडिशरी अगर अदालत सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और वो तो फिर एक फैसला है वो करती है, क्या होता है इससे क्या नहीं होता, लेकिन इख्तियार जो है अब तारड़ साहब ने खुद कानून साजी की है और उसको इलेक्शन कमीशन को इख्तियार दिया है। आज अगर वो कहते हैं कि वो इख्तियार नहीं है इलेक्शन कमीशन के पास और वो इख्तियार जो है वो प्रेसिडेंट के पास है, तो मुझे नहीं पता कि वो किस उसी वक्त कहा था उन्होंने, जब कानून साजी हुई थी उन्होंने उसी वक्त कहा था कि जो कंडीशंस हैं उसमें ऐसा नहीं है कि ये इख्तियार सदर मुमलिकत के पास चला जाएगा जो आइन के तहत उन्हें दिया गया है, इलेक्शन का वही ऐलान करेंगे, इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर सकते हैं बफाद। देखिए, अगर ये चीज़ बनती है, मेरे ख्याल में तो ये इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा, ये चीज़ बनती भी है। तो जब प्रेसिडेंट साहब ने लेटर लिखा चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को, उसको तो फिर PMLN को आगे आना चाहिए था। फिर उसको वो कहते हैं, पहली बात तो ये है कि जो सदर साहब ने लेटर लिखा इलेक्शन कमीशन को, हमारे बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात क्यों ना हो सदर पाकिस्तान से, उसकी शख्सियत से, लेकिन वो पोस्ट ऐसी है, मैं समझता हूँ कि उनको इस किस्म का जवाब नहीं देना चाहिए था, बल्कि उधर जाते प्रेसिडेंट साहब से मिलते और बोलते कि जी आपकी इख्तियार नहीं था और ये चीज़ ऐसी है। लेकिन अब एक ऐसी चीज़ पैदा हो चुकी है जिसमें सदर, इलेक्शन कमीशन, कौन क्या करता है कौन क्या नहीं करता, इस कौम को जो है मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो है हमें इलेक्शन में जाना चाहिए। एक मैंडेट, एक पार्लियामेंट आनी चाहिए, एक हुकूमत आनी चाहिए, ताकि हम मुल्क को बहरानों से निकालें। इस वक्त मुल्क शदीद बहरानों का शिकार है, इससे निकालने के लिए हमें एक और बहरान का सामना न करना पड़े। बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आपने सुना। देखिए, उस वक्त के वज़ीर कानून आज़म रज़ीक तारड़ ने खुद इस हवाले से क्या कहा।
अगर 13 तारीख तक ये असेंबलियों की मुद्दत है, उससे पहले हुकूमत फैसला करती है कि हमने नेशनल असेंबली डिसॉल्व करनी है, प्रेसिडेंट अप्रूव कर देते हैं उसको, तो फिर उस सूरत में आइन के मुताबिक प्रेसिडेंट ही डेट देंगे, ऐसा ही है? बिल्कुल बिल्कुल प्रेसिडेंट देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन ये अमेंडमेंट की गई ना, क्योंकि कोई भी लॉ जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए तरीकेकार को जो कि वाजे हो उसको बदल नहीं सकता सब कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन। तो अगर सदर तारीख देते हैं, इलेक्शन कमीशन नहीं मानता है, मामला अदालत जाता है, किस तरफ मामला जा रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट कवर करने वाले सीनियर साहब के साथ मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया। साथ मलिक साहब 2 हफ्ते बाकी बचे हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल साहब की रिटायरमेंट में। सुप्रीम कोर्ट पहले अपने फैसले में वाज़ेह कर चुकी है कि सदर मुमलिकत के पास तारीख देने का इख्तियार मौजूद है। इसके बाद हमने कल रिव्यू में देखा कि बाकायदा तौर पर रिमार्क आए 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है, बाकायदा तौर पर कहा गया। तो क्या होगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तो आज जो कम स्केड्यूल भी जारी किया हल्का बंदियों का 30 नवंबर पे करके, उसके तहत भी 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने वाले हैं, जनवरी में जाके इलेक्शन होने वाले हैं। सदर मुमलिकत तारीख देंगे, फिर कुछ होगा? क्या आपके जराए बता रहे हैं? कुछ नहीं होगा, उमरता बंदियाल साहब रिटायर हो जाएंगे और जस्टिस फाइज़ साहब ये मामला डील करेंगे? देखें शाहजेब, जिस तरह की जजमेंट आई है इलेक्शन मैटर में, डिटेल जजमेंट, उससे तो ये वाज़ेह है कि अगर 90 दिन के अंदर इंतखाबात इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता किसी वजह से, तो उसको सुप्रीम कोर्ट से रहनुमाई लेनी है। लेकिन हमने देखा कि अब भी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट से गाइडेंस नहीं ली और सिर्फ ये जो है वो एक प्रेस स्टेटमेंट जारी कर दी कि 90 दिन के अंदर इंतखाबात नहीं हो सकते, पहले डीलिमिटेशन होगी, और डीलिमिटेशन का शेड्यूल दे दिया और वो अब मजीद अमेंड किया जा रहा है। मगर लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर की एक मुलाकात तो हुई थी चीफ जस्टिस से, और उसके बाद अचानक हमने देखा हल्का बंदियों का शेड्यूल आ गया। तो क्या कोई कुछ हुआ नहीं उस मुलाकात में? क्या हुआ, क्या आपके जरा बताते हैं? देखें, उस हवाले से मुतज़ाद आरा हैं। इलेक्शन कमीशन के ज़राए तो कहते हैं कोई ऐसी मुलाकात नहीं हुई, ताहम एक पैगाम इनफॉर्मली आया कि आपको अगर इलेक्शन डिले करना है तो सुप्रीम कोर्ट आएँ, और यही जजमेंट है जैसे मुनीब अख्तर की कि सुप्रीम कोर्ट से जो है रहनुमाई लें। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रहनुमाई नहीं ली। साथ ही हम देख रहे हैं कि उसी तरह स्क्रिप्ट जो है वो चल रहा है जिस तरह पंजाब असम्बली के इलेक्शन के हवाले से था कि जी सदर पाकिस्तान जो है वो भी एक्टिव हो चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से पिटीशन भी आ गई है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए, और इसके अलावा पीटीआई की तरफ से अली जफर साहब ने भी पिटीशन दायर कर दी है। और नंबर भी सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन को बड़ा टाइम हो गया, उस पर नंबर तो लगा मगर उसकी फिक्स नहीं किया है उसको। क्या इंतजार हो रहा है कि सदर मुमलिकत तारीख दे, फिर जब बहरान हो तब फैसला हो? क्योंकि रिटायरमेंट में तो 2 हफ्ते रह गए हैं, क्या हो रहा है? देखिए, इस हवाले से बाज़ार ये लग रहा है कि चीफ जस्टिस और कामों में बिजी हैं और केसेस में जो है वो उनकी रूटीन ज़्यादा वो यानी आप कहें टाइम स्पेंड कर रहे हैं। नैब लॉ अमेंडमेंट का केस है, इसके अलावा इलेक्शन कमीशन की रिव्यू जो है वो एक कल सुनी गई और वो रिजेक्ट हो गई। बाज़ार ये लग रहा है कि अगले हफ्ते जो है वो सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन फिक्स हो जाएगी। टाइम बड़ा कम जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से होता है कि जी जब फिक्स हो 1 दिन या 2 दिन पहले बताया जाता है कि केस फलां दिन फिक्स हो रहा है। लेकिन बहुत से वकला कह रहे हैं चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल कि जी वो फिक्स ना करें और ये मामला जस्टिस काजी फैसा की तरफ रेफर कर दें। वो जब आए तो वो देखें कि जब भी हमने देखा है कि मौजूदा चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने किसी मामले में कॉग्निजेंस लिया तो उसका लॉजिकल एंड नहीं रहा। उसमें एक वजह यह है कि फुल कोर्ट वो नहीं बनाते, जजेस में तकसीम बहुत ज़्यादा है, और वो उस उलझाव में ये होता है कि नुकसान ये होता है कि इलेक्शन फिर नहीं हो पाते। और यही बहुत से वकला कह रहे हैं। इस दफ़ा ये बात है कि बार जो है वो यूनाइटेड है, पाकिस्तान बार कौंसिल और सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से भी ये है कि 90 दिन के अंदर जो है वो इंतखाबात होने चाहिए। अब और पाकिस्तान बार कौंसिल का वो धड़ा जो इंडिपेंडेंट ग्रुप जो हम कह सकते हैं कि प्रो पीडीएम रहा है और प्रो नून रहा है, उनकी तरफ से भी ये बात आ रही है कि जी 90 दिन के अंदर इंतखाबात होने चाहिए। और उन्होंने आल पाकिस्तान लायर कॉन्फ्रेंस भी बुला ली है 5 तारीख को। तो ये प्रेशर तो इलेक्शन कमीशन पे बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। पीपल्स पार्टी की तरफ से भी जो है वो स्टेटमेंट आ रही है। चीफ जस्टिस की अगर देखें तो इस दफ़ा उनके जो आइडियल सिचुएशन है बंदियाल साहब के पास कि वो एक केस लगा दें अगर आबिद ज़ुबैरी साहब वाला, तो उस पर उनका क्रिटिसिज्म नहीं आएगा। लेकिन फिर लोग सवाल 2 उठा रहे हैं। एक ये है कि फुल कोर्ट क्यों नहीं बनाते वो,
दूसरा जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो सबसे अहम सवाल उठाया, उन्होंने कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को सस्पेंड किया है 13 अप्रैल से, और उससे अब तक जो सुप्रीम कोर्ट में केस फिक्स हो रहे हैं, उनके वो जो है उन पे बड़ा सवाल उठेगा अगर ये एक्ट जो है वो अपहेल्ड हो जाता है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट, तो फिर उन फैसलों का क्या होगा। तो यही बात जो है जस्टिस काजी फैसल भी कह रहे हैं कि ये जो बेंच 13 अप्रैल के बाद सुप्रीम कोर्ट में बने और फैसले हुए तो इनकी क्या हैसियत होगी। तो ये इससे तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये बहुत बड़ा एक क्राइसिस बनेगा अगर चीफ जस्टिस जो है वो काजी फैसल आके वो इस मामले को देखते हैं कि जी ये जो 13 अप्रैल के बाद जो बेंच बने और उनके फैसले, इनकी लीगल हैसियत क्या है, और वो एक ही जजमेंट से कि जी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट ठीक है और दरमियान में जो फैसले स्टे करके किए गए वो ठीक नहीं थे और उनकी कोई लीगल हैसियत नहीं, तो फिर तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा, बड़ा सेटबैक होगा। और जो सवाल जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने उठाए हैं उनकी तफसीलात हम आपके सामने रखेंगे। 2 हफ्ते बचे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की रिटायरमेंट में और उनकी लेगेसी पर सवालात उठ रहे हैं, खुद आला अदलिया के अंदर से उठ रहे हैं। एक ब्रेक के बाद नैब तरामीम के खिलाफ केस में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से मुसलसल अहम ऑब्जर्वेशन सामने आ रही हैं और वो चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में चलने वाली सुप्रीम कोर्ट के कंडक्ट पर सवाल उठा रहे हैं, पार्लिमानी बालादस्ती का जिक्र कर रहे हैं और अदालती इख्तियार पर बात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना 4 महीने से बरकरार है और 4 महीने से मुल्क की सबसे बड़ी अदालत एक स्टे ऑर्डर पर चल रही है। और आज नैब तरामीम केस से मुताल्लिक अपने इख्तिलाफी नोट में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस हवाले से अहम नकात उठाए हैं। नैब तरामीम से मुताल्लिक 18 अगस्त की समाअत में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना था कि अगर नैब तरामीम केस पर फैसला ना दे सका तो ये मेरे लिए बाइस शर्मिंदगी होगा, जबकि उस दिन समाअत के आगाज में ही जस्टिस मंसूर अली शाह ने फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ देते हुए रिमार्क दिए थे कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दरख्वास्तों पर फैसला आना भी बाकी है। मैंने खुसूसी अदालतों से मुताल्लिक केस में 22 जून को नोट लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का केस फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। अब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का फैसला नहीं हुआ, अगर फैसला हो जाता तो मामला मुख्तलिफ होता। चीफ जस्टिस से आज भी दरख्वास्त करता हूँ कि नैब तरामीम फुल कोर्ट सुने, अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सवाल उठाया था कि क्या ये बेंच प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के तहत नैब तरामीम केस की समाअत जारी रख सकता है। अगर अदालत ने नैब तरामीम केस की समाअत मुकम्मल कर ली है तो फिर यही बेंच हो सकता है। बसूरत दीगर कानूनी तौर पर यह बेंच केस की समाअत नहीं कर सकता है। केस में पहले दिन से पूछ रहा हूं कि कौन से बुनियादी हुकूक मुतासिर हुए हैं। 47 समाअतों से अब तक नहीं बताया गया कि कौन सा बुनियादी हुकूक मुतासिर हुआ है। 29 अगस्त को भी इस केस की समाअत में एक मौके पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने वकला से सवाल किया था कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना की मौजूदगी में क्या इस बेंच को यह मुकदमा सुनना चाहिए या फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि 8 रुकनी बेंच ने कानून साजी पर हुक्म इम्तना दे रखा है। मैंने अपने नोट में 8 रुकनी बेंच के हुक्म इम्तना पर एतराज़ नहीं किया था। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये केस इसी बेंच को सुनना चाहिए या फुल कोर्ट तश्कील देना चाहिए। ये नेटफ्लिक्स सीजन 3 बन गया है। 29 अगस्त की समाअत के दौरान अदालत ने 18 अगस्त को उठाए गए जस्टिस मंसूर अली शाह के सवालात पर वकला की राय तलब की थी और आज इस पर 3 रुकनी बेंच का फैसला भी आ गया है, जिसमें चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और जस्टिस एजाजुल हसन ने इत्तफाक किया है कि नैब तरामीम का केस 3 रुकनी बेंच ही सुनेगा। जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह ने दोनों जजेस से इख्तलाफ किया है और अपना इख्तलाफी नोट दिया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट से मुताल्लिक लिखा है कि अगरचा एक्ट की कार्रवाई को इस अदालत के 8 रुकनी बेंच ने मुअत्तिल कर दिया है, लेकिन ये एक्ट अपने निफाज की तारीख से नाफिजुल अमल होगा, अदालत के फैसले की तारीख से नहीं होगा। अगर बिलाखिर अदालत एक्ट के आईनी जवाज़ को बरकरार रखती है और एक्ट को दुरुस्त माना जाता है तो ये बेंच मुकर्ररा तरीक़ाकार और एक्ट के तहत दरकार जजों की तादाद के मुताबिक दुरुस्त नहीं करार पाएगा और इस बेंच की तरफ से मौजूदा केस में दिया गया कोई भी फैसला गैर मुनसिफाना और कानून की नज़र में बातिल होगा। मज़ीद ये कि एक्ट के तहत 3 रुकनी इंतजामी कमेटी के जरिए मौजूदा केस समेत ज़ेर इल्तवा मुकदमात को निपटाने के लिए एक पॉलिसी बनाई जाएगी, जिसके बाद हो सकता है कि मौजूदा बेंच इस सूरत में बरकरार ना रहे। यह फैसला करना इस बेंच का काम नहीं है कि अगर इस एक्ट को आईनी तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है तो भी किसी किस्म की परेशानी या नाइंसाफ़ी से बचने के लिए इसका इतलाक मादी से नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि यह फैसला एक्ट की आईनी हैसियत से मुताल्लिक केस की समाअत करने वाले 8 रुकनी बेंच को करना है। बड़े एहतराम के साथ मैं आज के हुक्मनामे में अपने फाजिल साथियों की तरफ से की गई बहस को भी तस्लीम नहीं करता, जिसमें एक दूसरे केस की समाअत के दौरान इस एक्ट को मुअत्तिल करने की वजूहात का जिक्र है। मेरी आजज़ाना राय में हम
मौजूदा केस की समाअत करने वाले इस बेंच में बैठते हुए किसी दूसरे बेंच के जरिए दिए गए अहकामात या किसी दूसरे केस में की गई कार्रवाई की वजाहत या दिफा नहीं कर सकते। एक्ट के आईनी या गैर आईनी होने का इम्कान बराबर है। ये कोई कयास या अफवाह नहीं है। मुतल्लिका बेंच की तरफ से फैसला सुनाने से पहले कोई भी किसी भी फैसले की तवक्को नहीं कर सकता है। लिहाजा मौजूदा समाअत पर लटकती हुई ये तलवार आसानी से हटाई जा सकती है अगर या तो हम एक्ट की आईनी हैसियत पर 8 रुकनी बेंच के फैसले का इंतजार करें या फुल कोर्ट बेंच के सामने मामला रखकर उसे गैर मौसर कर दें। एक्ट को मुअत्तिल करने वाले 8 रुकनी बेंच का अबूरी हुक्म 13 अप्रैल को 4 माह से भी ज्यादा अरसा पहले दिया गया था और उस केस की समाअत की कोई अगली तारीख मुकर्रर ही नहीं की गई है। इस अदालत के बुनियादी काम से बराह रास्त ताल्लुक रखने वाले मामले के फैसले में यह गैर जरूरी ताखीर काबिल फहम नहीं है। इस बात को मद्देनजर रखते हुए कि मौजूदा केस की तकरीबन 50 समातें हो चुकी हैं, यह दोहरा तकाजा बनता है कि एक्ट की आईनी हैसियत का जल्द अज जल्द फैसला किया जाए ताकि अदालत हुक्म इम्तना की गैर यकीनी सूरत हाल में रहने की बजाय कानून के मुताबिक काम कर सके। लिहाजा मैं फौजी अदालतों में शहरियों के ट्रायल से मुताल्लिक केस में 22 जून 2023 को दिए गए अपने नोट का नुक्ता नज़र बरकरार रखता हूँ कि ऐसी बेज़ाब्तगी से बचने के लिए मौजूदा केस की समाअत या तो उस वक्त तक मुलतवी कर दी जाए जब तक कि अदालत पहले एक्ट की आईनी हैसियत का फैसला न कर दे या मुतबादिल तौर पर मौजूदा केस की समाअत के लिए फुल कोर्ट बेंच तश्कील दिया जाए। नैब तरामीम पर गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी मुख्तलिफ समाअतों में जस्टिस मंसूर अली शाह ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए थे और आज भी उनके अहम रिमार्क्स सामने आए हैं। चीफ जस्टिस अमृता बदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल हसन के साथ नैब तरामीम के खिलाफ इमरान खान की दरख्वास्त की समाअत के दौरान आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए कि क्रिमिनल लॉ तो कहता है कि मुल्जिम कानून का फेवरेट चाइल्ड होता है, किसी के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे तो अदालत आएगा, नैब तरामीम से जो केस ख़त्म होगा वो किसी दूसरे फोरम पर चला जाएगा। एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि अरकान पार्लियामेंट ने खुद को फ़ायदा पहुँचाने के लिए तरामीम की, तो क्या हम नैब तरामीम को कलअदम करार दे दें? अगर हम कलअदम करार दे भी दें तो किस कानून के तहत नैब तरामीम को कलअदम करार दें? ये बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी का मामला नहीं है। आइंदा पार्लियामेंट आएगी तो नैब तरामीम पर दोबारा गौर कर लेगी। अगर पार्लियामेंटेरियंस ने अपने फ़ायदे के लिए कानून बनाया है तो आइंदा अवाम उनको मुंतखब नहीं करेंगे। इंतखाबात सर पर हैं और जमहूरियत आइन की बुनियाद है। अदलिया और पार्लियामेंट को अपने अपने तरीके से चलने दें वरना जमहूरी निज़ाम नहीं चल सकेगा। जिसे मंसूर अली शाह ने एक मरहले पर अहम तरीन रिमार्क देते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि जोर लगा लगा कर थक गए कि नैब तरामीम में कोई गलती निकले, लेकिन गलती नहीं मिल रही है। कुछ चीज़ों को फितरत पर भी छोड़ दें। इलेक्शन सर पर हैं, अवाम को फैसला करने दें। पार्लियामेंटेरियन अवाम का अमीन होता है। सबसे बड़ी खिलाफ वर्जी तो यह है कि कैसे एक शख्स अपनी मर्जी से पार्लियामेंट छोड़कर चला गया। पार्लियामेंट का फोरम मौजूद था, कैसे अपने हल्के की नुमाइंदगी छोड़ दी? दरख्वास्त गुजार की नेक नियति क्या है? एक मरहले पर चीफ जस्टिस अमृता बदियाल ने रिमार्क दिए कि बुनियादी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी पर तो एक खत पर भी नोटिस ले सकते हैं। तो इस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क दिए कि यह भी देखना होगा कि वो खत किसने भेजा है। पार्लियामेंट का फोरम छोड़कर अदालत आने से नेक नियति का सवाल तो आएगा। आपने पार्लियामेंट में ही इन बातों पर लड़ना था जिसे आप छोड़कर चले गए। आपने निशिस्त से इस्तीफा देना था तो इसे किसी और के लिए खाली करते। पार्लियामान अगर अपने फायदे के लिए कानून बना भी ले तो अदालत क्या कर सकती है? इसी केस में गुज़िश्ता रोज़ भी जस्टिस मंसूर अली शाह ने आम सवाल उठाए थे और रिमार्क दिए थे कि क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामान को कानून साजी से रोक सकती है? 17 गैर मुंतखब जज 25 करोड़ अवाम की मुंतखब पार्लियामेंट की कानून साजी को कैसे बदनीयती करार दे सकते हैं? यानी सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर जज जो नैब तरामीम का केस सुनने वाले बेंच में शामिल हैं, वो मुसलसल केस के काबिल समाअत होने से लेकर बेंच की तश्कील तक अहम सवालात उठा रहे हैं, मगर समाअत फिर भी जारी है और सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर स्टे भी बरकरार है और इसी स्टे के तहत चीफ जस्टिस 4 महीने से सुप्रीम कोर्ट चला रहे हैं। फ्रामे ब्रेक शामिल करते हैं। IMF प्रोग्राम में होने के बावजूद मुल्क की मईशत के हवाले से गैर यकीनी बढ़ती जा रही है। रुपया मुसलसल गिर रहा है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है और अवाम महंगाई और ख़ास तौर पर बिजली के महंगे बिलों से बहुत परेशान है और 8 दिन से मुसलसल सरापा एहतजाज है। मगर पाकिस्तान, उसकी मईशत और अवाम एक दायरे में फंस गए हैं। अगर IMF प्रोग्राम में ना जाते तो डिफ़ॉल्ट कर जाते, जिससे करेंसी क्रैश कर जाती, महंगाई का और बड़ा तूफान आता, रोज़मर्रा ज़रूरत की अशिया की किल्लत हो जाती क्योंकि LCs ना खुलती और पाकिस्तान पेट्रोल, डीजल, दालें और खाने का तेल तक दरामद ना कर पाता। मगर अब IMF प्रोग्राम में है तो उसकी शराइत की पाबंदी करनी है। हर मुआशी कदम, यहाँ तक कि अवाम को बिजली की कीमतों में कोई भी रिलीफ IMF से पूछ कर ही दिया जा सकता है, मगर
जो भी रिलीफ होगा वो भी आर्जी होगा। और कल रात ही अवाम को पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे की सूरत में एक और झटका दे दिया गया है। पहले डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी बनाई और अब पेट्रोल और डीजल ने भी मुल्क की तारीख में पहली दफा ट्रिपल सेंचुरी कर ली है। पेट्रोल 305 रुपए 36 पैसे, डीजल 311 रुपए 84 पैसे का हो गया है। और IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए पेट्रोल पर लेवी को 5 रुपए मजीद बढ़ाकर 60 रुपए कर दिया गया है। जबकि इस इजाफे की बड़ी वजह बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतों में इजाफा नहीं बल्कि डॉलर के मुकाबले में रुपए का गिरना है, जो मुसलसल और रोजाना गिर रहा है। आज डॉलर ओपन मार्केट में मुश्किल से 331 रुपए पर दस्तयाब था तो इंटरबैंक में 305 रुपए 47 पैसे का हो गया। और अब भी IMF की इंटरबैंक और ओपन मार्केट में 1.25% के फर्क की शर्त से इंटरबैंक का रेट 8% से भी ज़ायद दूर है, क्योंकि पहले ओपन मार्केट में डॉलर बढ़ता है, फिर इंटरबैंक रेट IMF की शर्त के मुताबिक उसे चेज करने के लिए मजीद बढ़ता है, मगर फिर ओपन मार्केट रेट और बढ़ जाता है और फिर इंटरबैंक रेट पर फिर दबाव आ जाता है। और इसी साइकिल में पाकिस्तानी मईशत फंस गई है, क्योंकि ना तो मार्केट में मुदाखलत करने के लिए हुकूमत के पास डॉलर्स हैं और ना ही IMF इसकी इजाज़त देता है। और जब इसहाक डार ने वज़ीर ख़जाना बनकर मुदाखलत करने की कोशिश की तो इसका उल्टा असर हुआ और एक ब्लैक मार्केट पैदा हो गई, जिसका रेट 20 रुपए मजीद ऊपर था, फिर 30 रुपए मजीद ऊपर हो गया और उससे बरामदात और तरसीलात ज़र बुरी तरह गिर गईं। हुंडी हवाला मजीद परवान चढ़ा, आज भी जारी है। इसलिए हर तरफ से पाकिस्तानी मईशत फंसी हुई है और रुपए की इस बेकदरी से रिकॉर्ड महंगाई का तूफान मजीद बढ़ेगा। आज अगस्त के महीने की महंगाई के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक महंगाई 27.4% रही है और इससे IMF की तरफ से शरह सूद बढ़ाने का दबाव मजीद बढ़ेगा, जो पहले ही रिकॉर्ड 22% की सतह पर है। और 14 सितंबर को स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में शरह सूद में मजीद इजाफा मुतवक्के है और यही गैर यकीनी एक बार फिर स्टॉक मार्केट को भी गिरा रही है। आज तो हर इंडेक्स में 310 पॉइंट्स की रिकवरी हुई, मगर इसी हफ्ते हर इंडेक्स 2200 पॉइंट से ज़्यादा गिरा, क्योंकि मार्केट्स को गैर यकीनी ने एक बार फिर जकड़ लिया है। जबकि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आज ट्वीट किया कि पाकिस्तान की मुआशी मुश्किलात की एक बड़ी वजह स्मगलिंग भी है, टैक्स चोरी और डॉलर की बढ़ती हुई कीमत समेत बहुत से मसाइल स्मगलिंग से जुड़े हुए हैं। आज मैंने स्मगलिंग रोकने और उसमें मुलविस हुक्काम के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई करने का हुक्म दिया है। अब ये वो ऐलान है जो माजी में हर हुकूमत ने किया है, मगर स्मगलिंग बढ़ती चली गई। मुल्क में गन्ने की रिकॉर्ड फसल हुई, मुल्क की ज़रूरत से ज़्यादा चीनी होने के दावे करके चीनी बरामद कर दी, लाखों टन चीनी स्मगल हो गई, फिर मुल्क में चीनी की कीमत दुगनी हो गई, गंदम महंगी हुई तो स्मगलिंग का इल्ज़ाम लगा। मुल्क में ईरानी तेल स्मगल होकर आ रहा है, जिससे हुकूमत टैक्स से महरूम हो रही है, मगर कोई इकदामात नहीं किए गए। एक्सपोर्ट गिर रही है, तरसीलात ज़र गिर रही हैं, रुपया मुसलसल गिर रहा है, महंगाई मुसलसल बढ़ रही है। 25 करोड़ आवाम के मुल्क में ज़र मुबादला के ज़खायर सिर्फ 7.8 अरब डॉलर्स हैं और वो भी दोस्त ममालिक से उधार लिए हुए हैं। इस सूरत हाल से क्या निपटा भी जा सकता है? निगरान वज़ीर आज़म से कल मुलाकात करने वाले मारूफ कारोबारी शख्सियत आरिफ हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ हबीब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। आरिफ साहब, ज़ाहिर है IMF के बगैर चारा नहीं था, डिफ़ॉल्ट का खतरा पैदा हो गया था, वो और बुरा होता, मगर अब हम IMF के प्रोग्राम में हैं। डिफ़ॉल्ट का खतरा तो नहीं है, मगर गैर यकीनी है, इसे ख़त्म किया जा सकता है या आपके ख्याल में अब कोई ऑप्शन नज़र नहीं आता है जिन मसाइल में इस वक्त मईशत जकड़ी, जिन मसाइल ने जकड़ लिया है? शाजिब भाई, आपने थोड़े से वक्त में बहुत ब्रीफली जो है वो पूरे जो इस वक्त इकोनॉमिक हालात हैं उसका अहाता किया है और वो बिल्कुल सही आपने अहाता किया है और सारे इश्यूज़ जो है वो आपने लिस्ट किए हैं। अब इसका सबसे बड़ा इस वक्त जो मसला हो रहा है वो ये है कि रुपए की जो है वो मुसलसल कदर में जो कमी हो रही है वो सबसे बड़ा मसला इस वक्त है। और वो भी ज़्यादातर जो जिसको हम कहते हैं कि ओपन मार्केट या हुंडी हवाला मार्केट, वहाँ मार्केट जो है वो ज़्यादा प्रीमियम होने की वजह से और वहाँ में यानी जो लोग हैं, प्लेयर्स हैं, उसको मैनिपुलेट करने का बहुत उनके पास जो है वो स्कोप है, क्योंकि वो छोटी सी मार्केट है, वो कहीं जो है वो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो उसकी वजह से हो ये रहा है कि पिछले आप ये देखें 160-70 रुपये डॉलर था, जब से लेके यही हो रहा है कि ये हुंडी हवाला मार्केट और ओपन मार्केट जिसको हम बोलते हैं उसकी प्राइसेस जो है वो बढ़ा दी जाती है और फिर पीछे ये डिमांड आती है कि आप इंटरबैंक मार्केट को भी जो है वो बढ़ाएं। इसका तो कोई एंड नहीं है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि इस वक्त ज़रूरत बात इस बात की है कि हम ओपन मार्केट में जो डिमांड्स जनरेट होती हैं उनको लिस्ट करें कि वो कहाँ से जो है वो डिमांड जो है वो जनरेट होती है, जिसमें आपने ज़िक्र किया स्मगलिंग का ज़िक्र किया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा जो है इसमें उसका शेयर है। अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड के
गाप के अंदर जो आई थिंक हमारे यहाँ से जो है इंपोर्ट जो है वो उसके लिए होता है, लेकिन बिक रहा पाकिस्तान में होता है और उसके रुपए की प्रोसीड से वो फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। जो ईरान से जो माल आ रहा है और वो भी जो है वहाँ रुपये में यहाँ बिकता है और फिर वो डॉलर में कन्वर्ट होता है और वो ओपन मार्केट से जाता है। फिर इंपोर्ट की अंडर इन्वॉइसिंग जो है वो भी उसकी डिमांड जो है वो होती है। फिर इन्वेस्टमेंट्स के लिए लोगों ने जो है वो भी इसी से जो है वो परचेज़ कर रहे होते हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि उस मार्केट को बहुत ही ज़्यादा जो है वो सख्ती से रेगुलेट करने की ज़रूरत है। वहाँ अगर हम चीज़ों को जो है वो हुकूमत जो है वो उस मामले को जो है वो अगर सही तरीके से डील कर लेगी तो ये मुश्किल जो है ये दावा उसमें पिछली हुकूमत ने भी बार-बार किया, पिछली हुकूमत ने भी बार-बार किया, मुख्तलिफ इदारों के साथ मीटिंग्स, फिर एजेंसियों के साथ मीटिंग, क्रैकडाउन के ऐलानात, ये सब नहीं किए, हुआ कुछ भी नहीं। और हमें नज़र आता है कि जेन्युइनली मार्केट में जो है वो कुछ डिस्टॉर्शंस मौजूद हैं, मगर रुपए के ऊपर एक जेन्युइन प्रेशर भी मौजूद है। हमारी महंगाई के हालात हैं, तो इसका कोई हल है भी या ये इसी तरीके से गिरता रहेगा और हम इसी साइकिल में फंसे रहेंगे? गिरेगा तो महंगाई होगी तो और गिरेगा, शरह सूद, इसी साइकिल में फंसे रहेंगे। शाजिब भाई, ऐसा पीरियड मैंने देखा है, बल्कि मैं समझता हूँ कुछ साल पहले ही जो है 2020-21 के अंदर जो है वो जब सिक्योरिटी एजेंसीज़ ने हुकूमत के साथ जो है पूरा ताउन किया तो उस वक्त हमने देखा कि ओपन मार्केट जो है वो इंटरबैंक मार्केट से नीचे आ गई थी। और आपको याद होगा कि तमाम जो एक्सचेंज कंपनीज़ हैं वो इंटरबैंक में जो है वो डॉलर डिपॉजिट कराया करते थे, क्योंकि उनका वो ओपन मार्केट में बिक नहीं सक रहा था। तो उसकी वजह ये थी कि उन्होंने ये जो अफ़गानिस्तान के मामले को जो है बहुत ज़्यादा जो है वो टाइट किया था, और वो टाइट करने की वजह से जो है वो डिफरेंस कम हो गया। तो सारे के सारा फिर जो रेमिटेंसेस हैं वो इंटरबैंक में आने लग गए थे। तो ऐसा रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि भाई कुछ पीरियड के लिए है, फिर दोबारा जो है वो इसके अंदर डील हो जाती है, या फिर जो लोग बहुत ही ब्रीफ पीरियड के लिए हुआ और उससे हमें देखा कि ब्लैक मार्केट पैदा हो गई ओपन मार्केट के साथ साथ, और उसका फर्क बहुत ज़्यादा था, जिससे फिर रेमिटेंसेस गिरना शुरू हो गई थी। नहीं, ब्लैक मार्केट भी उस पीरियड में नहीं हुई थी। उस पीरियड में आप वो जो हमारे रिजर्व्स वगैरह बढ़ रहे थे उसको उन्होंने जब टाइट किया था तो वो ब्लैक मार्केट में भी वो मामलात नहीं थे। लेकिन अभी ज़ाहिर है इस वक्त ये भी प्रॉब्लम है कि लोगों को जो है इंटरबैंक में एलसी जो है वो खुलने के प्रॉब्लम है, तो वो उनकी जो डिमांड है वो इस मार्केट से भी जो है वो पूरा कर रहे होते। लेकिन आई थिंक उस पर इकदाम करने चाहिए। जो चीज़ जो है ये अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड को सही तरीके से जो है वो रेगुलेट करने की ज़रूरत है, ये ईरान के मामले को, और उसके लिए मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्रीज़ ने बातें की हैं, कोई मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स ने, कि हम जो है वो बार्टर ट्रेड को जो है वो प्रमोट करेंगे, और बार्टर ट्रेड को ताकि जो है ये जो इस ओपन मार्केट से जो है वो उनकी जो डॉलर की डिमांड होती है उसको आप ख़त्म करके उनको आप जो है अपनी कमोडिटीज़ से जो है वो एक्सचेंज करें। तो मतलब ये है कि जो इसमें से आसान चीज़ें हैं उससे तो शुरू करना चाहिए ना, ताकि ये जो फ्री फॉल है ये तो जो है वो कुछ रुके। इससे जो है रोज़ाना की जो बेसिस पर इसमें जो रुपए में गिरावट आ रही है उससे लोगों में बड़ी मायूसी होती है, और ज़ाहिर है उससे फिर ये भी इम्प्रेशन क्रिएट होता है कि इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट भी जो है वो कम नहीं होंगे, और मुमकिन है कि वो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ने पड़े। तो फिर ये सारी जब सिनेरियो लोग देखते हैं तो फिर बिजनेस से तो जो है उनको डर आने लगता है। फिर ये कि लोगों के जो मसाइल हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन, और फिर ये एहतजाज, और इससे भी जो है वो लोग नर्वस हैं, और इसी वजह से आपने देखा कि हमारी इस हफ्ते के अंदर जो है वो मार्केट कोई नेट 2200 पॉइंट गिर गई। बहुत शुक्रिया आयुष साहब की राय आपने सुनी। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। गुज़िश्ता 3 माह से तहरीक इंसाफ के सदर चौधरी परवेज़ इलाही की मुसलसल गिरफ्तारियों के सिलसिले को रोकते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने आज उनकी रिहाई का हुक्म जारी किया, और साथ ही ये भी कहा कि उन्हें अब नैब या कोई भी अथॉरिटी, कोई भी एजेंसी या कोई भी दफ्तर गिरफ्तार नहीं करेगा, ना ही उन्हें किसी किस्म की एहतियाती हिरासत में लिया जाएगा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट के इस हुक्म के बावजूद चौधरी परवेज़ इलाही और उनके वकील लतीफ़ खोसा ने अदालत से इस्तदा की कि उन्हें एक बार फिर गिरफ्तारी का खदशा है। सरदार लतीफ़ खोसा ने जस्टिस अमजद रफ़ीक से इस्तदा की कि पुलिस को हिदायत की जाए
कि परवेज़ इलाही को घर तक छोड़ कर आए, जिसके बाद जस्टिस अमजद रफ़ीक ने पुलिस को चौधरी परवेज़ इलाही को उनके घर छोड़ के आने की हिदायत भी दी और लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार, डीजी ऑपरेशंस और दीगर सिक्योरिटी एहलकारों को परवेज़ इलाही को उनके घर तक पहुंचाने की हिदायत की। लेकिन जैसे ही चौधरी परवेज़ इलाही को हाई कोर्ट से बाहर ले जाया गया तो उन्हें एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने 3 MPO के ऑर्डर के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन्हें गाड़ी से घसीट कर निकाला और उन्हें इस्लामाबाद लेकर चली गई। आज ही चौधरी परवेज़ इलाही की रिहाई का हुक्म जारी हुआ और इसके फौरी बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इस्लामाबाद ने 3 MPO के तहत उनकी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑर्डर में लिखा है कि इंटेलिजेंस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की मुख्तलिफ रिपोर्ट्स में निशानदही की गई है कि चौधरी परवेज़ इलाही ने कानून नाफिज करने वाले इदारों, अवामी अमलाक और प्रॉपर्टी पर हमले का प्लान बनाया हुआ है। इसलिए चौधरी परवेज़ इलाही को 15 दिनों के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तारी का हुक्म दिया जाता है। चौधरी परवेज़ इलाही को पहली बार 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया गया है। इससे पहले पंजाब हुकूमत ने उन्हें 18 जुलाई को 30 दिनों के लिए 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके अडियाला जेल भेज दिया था और 30 दिनों बाद जैसे ही उनकी रिहाई होने वाली थी तो नैब उन्हें अडियाला जेल से गिरफ्तार करके ले गई और जैसे ही नैब के केसेस से उनको रिहाई मिली तो इस्लामाबाद पुलिस उनको एक बार फिर 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके ले गई। चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ्तारियों का सिलसिला रवां साल 1 जून से जारी है, जबकि उनके खिलाफ मुख्तलिफ इदारे केसेस बना चुके थे। चौधरी परवेज़ इलाही के लाहौर के घर पर पुलिस कई बार रेड भी कर चुकी थी, उनके मुलाजमों को गिरफ्तार कर चुकी थी। पुलिस मुसलसल चौधरी परवेज़ इलाही के घर के बाहर नाका लगाकर बैठी हुई थी कि 1 जून को उन्हें अचानक घर से बाहर निकलते हुए उनकी गाड़ी के शीशे तोड़कर गिरफ्तार कर लिया गया। और फिर चौधरी परवेज़ इलाही का 1 जून को एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट के केस में गिरफ्तारी का जो सिलसिला शुरू हुआ वो 3 माह तक जारी रहा। उनको एक केस में जमानत मिलती तो दूसरे केस में फौरी गिरफ्तारी हो जाती। पहले एंटी करप्शन एस्टैब्लिशमेंट, फिर FIA, फिर 3 MPO के तहत, फिर नैब के केस में और आज फिर 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको उनके बेटे मोनिस इलाही ने अगवा करार दिया है। बल्कि इसी तरह PTI के एक और रहनुमा शहरियार आफरीदी को भी 16 मई को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जैसे ही उन्हें जमानत मिलती तो किसी और 3 MPO के तहत उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और यूं सिर्फ 16 मई से 16 अगस्त के दरमियान शहरियार आफरीदी को 7 दफ़ा 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया जा चुका था, जिसके बाद 16 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज बाबर सत्तार ने शहरियार आफरीदी को रिहा करने का हुक्म देते हुए अपने फैसले में लिखा था कि मौजूदा हक़ाइक़ की रोशनी में जाहिर होता है कि इस 3 MPO के ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का यह दावा कि दरख्वास्त गुजार यानी शहरियार आफरीदी इस्लामाबाद में अवाम को इश्तियाल दिला रहे थे, वो भी उस वक्त जब वो अडियाला जेल में सलाखों के पीछे थे और 85 दिनों से ज़्यादा हिरासत में थे, ये उनकी अपनी साख पर सवाल उठाता है। ये हमारे जेल के निज़ाम की अफादियत को भी मुतासिर करता है और MPO को एक नाकारा हथियार के तौर पर पेश करता है कि जिसमें जेल में होने के बावजूद मुल्जिम इश्तियाल अंगेजी और अवाम को मुश्तइल कर सकते हैं। ऑर्डर के मुताबिक पंजाब, इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में जारी किए गए MPO ऑर्डर्स बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि एक ऑर्डर की मुद्दत ख़त्म होते ही या मुद्दत ख़त्म होने से पहले ही दूसरा ऑर्डर जारी हो जाता है ताकि शहरियार आफरीदी को हर वक्त जेल में रखा जा सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने माना कि उन्होंने एक सीनियर अफसर की जानिब से MPO जारी करने की दरख्वास्त को कबूल किया, बजाय इसके कि वो कोई भी एक्शन लेने से पहले अपनी आज़ादाना राय इस्तेमाल करते और शहरियार आफरीदी को आइन के आर्टिकल 9 में दर्ज बुनियादी हुकूक से महरूम रखा गया। और अब परवेज़ इलाही को इस्लामाबाद पुलिस ने लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह गिरफ्तार ना करने के अहकामात के बावजूद गिरफ्तार कर लिया है और इस तरह मुल्क में कानून का मजाक उड़ाया जा रहा है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।